दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रात में प्रशांत ने कमजोरी की वजह से उसकी बात मान ली थी और कमरे में ही सो गया था। रिधिमा भी उसके पास ही सो गई थी और वह रात भर बुखार में जलता रहा। रिधिमा ने रात में उठकर 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और उसके लिए प्रार्थना की। पूरी रात वह उसके बालों को प्यार से सहलाती रही ताकि वह सुकून से सोए। जाने कब उसकी आंखों में नींद आई थी, फिर भी सवेरे ही उसकी नींद खुल गई। उसने प्रशांत के सिर को छूकर देखा, अब बुखार उतर चुका था। रिधिमा ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और प्रशांत को देखने लगी। उसके चेहरे पर कितनी शांति थी, वह सोया हुआ बहुत मासूम लग रहा था। रिधिमा ने उसके माथे पर होले से चूम लिया तो वह पहलू बदल कर सो गया और उसने अपने माथे पर हाथ मारा। मैं भी ना कुछ भी करती हूँ, अगर अभी इनकी नींद खुल जाती तो क्या सोचते मेरे बारे में। उसने प्रशांत को ठीक से चादर उड़ाया और उठकर नहा धोकर तैयार हो गई। फिर पूजा की और कमरे में चाय लेकर आई कि प्रशांत को उठाकर कुछ खिलाकर दवाई दे देगी, पर वह पहले ही उठकर अपने कमरे से चला गया था। उसे समझ आ गया कि वह रिधिमा के पास नहीं रहना चाहती। उसे बहुत अफसोस हुआ। वह प्रशांत से माफ़ी मांगना चाहती थी, पर जैसे वह तो खुद को उससे दूर रखना चाहता था। पर रिधिमा समझ रही थी इसमें प्रशांत की कोई गलती नहीं थी। वह तो रिधिमा की ही बात का मान रख रहा था, पर वह अपने दिल को कैसे समझाए। वह मायूस होकर सीढ़ियों से नीचे उतर आई तो वह दादी जी और मम्मी जी के साथ बैठा मुस्कुरा रहा था। पर रिधिमा का दिल अच्छी तरह जानता था कि वह अंदर से कितना टूटा हुआ है और यह सब स्वयं रिधिमा की वजह से हुआ है। कैसे उसने बिना सोचे समझे इतने प्यारे इंसान का दिल दुखा दिया। उसे खुद की करनी पर पछतावा हो रहा था। पूरे दिन में उसने कई बार कोशिश की प्रशांत से माफ़ी मांगने की, पर वह मौका ही नहीं दे रहा था। हर बार किसी न किसी के साथ ही होता और रात में भी वह सीधे अपने स्टडी रूम में चला गया और दरवाज़ा भी अंदर से बंद कर लिया। दूसरे दिन ऑफिस में कोई पार्टी थी। दादी जी ने रिधिमा को भी तैयार होने के लिए कहा। वह नीले रंग की साड़ी और मैचिंग ज्वेलरी पहनकर तैयार हुई थी और जब वह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तब सामने से प्रशांत की माँ ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर आ रही थी। उन्होंने ब्लैक पार्टी गाउन पहना था। उसने प्रशांत के पिता की आवाज़ सुनी। इतनी बड़ी पार्टी है, शहर के सारे बड़े लोग होंगे वहाँ पर, सब एक से बढ़कर एक मॉडर्न लोग। वहाँ तुम्हारी वाइफ ढकी छुपी साड़ी में जाने वाली है। अरे कम से कम अपनी माँ को देखकर ही उसे समझा देते। अपने पिता समान ससुर के मुंह से ऐसा सुनकर उसे बहुत शर्म सी महसूस हो रही थी। तभी प्रशांत की आवाज़ आई, डैड, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। रिधिमा मेरी पत्नी है, कोई शो पीस नहीं। उसे जैसे रहना पसंद है वैसे ही रहेगी और वैसे भी उसकी खूबसूरती मेरे लिए है, दुनिया में नुमाइश के लिए नहीं। फिर तुम्हारी मर्जी, कहकर उन्होंने कंधे उचकाए और आगे बढ़ गए। और वह सोचने लगी, कभी मैं अपनी सहेलियों से कहा करती थी कि मोहब्बत का मतलब तो ये है कि मैं जैसी हूँ वैसे ही कोई मुझे अपनाए, ये नहीं कि मुझे बदलने की कोशिश करे। उसकी आंखें भर आई। प्रशांत मुझसे कितना प्यार करते हैं और मैंने कभी उनकी कद्र नहीं की। अब तो वह मेरी तरफ देखते भी नहीं, कैसे मनाऊं मैं उन्हें। इसका अफसोस करना चालू था कि दादी जी ने आवाज़ दी, रिधिमा बेटा नीचे आओ, सब लोग तैयार बैठे हैं। तब उसने अपनी आंखों को रुमाल से साफ किया और जवाब दिया, जी आई दादी माँ। फिर वह गाड़ी में सबके साथ बैठ गई। रास्ते में मम्मी जी ने उसे बहुत कुछ समझाया जिसमें वह हाँ में हाँ मिलाती रही। उसने कितनी बार सोचा कि प्रशांत उसे एक बार तो देखे, पर जिसकी एक नज़र की तमन्ना थी उसने उसे पलट कर भी नहीं देखा। पार्टी में जैसा कि पता था शहर में बड़े बड़े लोग शामिल हुए थे, जिसमें बहुत सारी लड़कियां भी थी। प्रशांत ने उसे कुछ लोगों से मिलवाया, फिर वह एक चेयर पर बैठ गई। वह यहाँ सबसे अलग लग रही थी, पर प्रशांत के चेहरे पर कोई शर्मिंदगी नहीं थी। उसे निमेश और नवीन की बातें याद आ रही थी और मन ही मन भगवान को धन्यवाद कर रही थी कि उन्होंने प्रशांत को उसका जीवन साथी बनाया, जो हर लिहाज से एक अच्छा इंसान है। बस अब उसे मनाना है और मुझे पूरा यकीन है कि वह मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मुझसे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते। वह कुछ सोचकर मुस्कुरा दी। पार्टी से घर आते आते बहुत रात हो गई थी।
उसने सोचा था कि आज प्रशांत को दूसरे कमरे में नहीं जाने देगी, इसलिए वह साड़ी बदलने के लिए जल्दी से वॉशरूम में गई। पर जब तक वह बाहर आई, प्रशांत दूसरे कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर चुका था। फिर उसके पास सोने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। इतनी रात में वह दरवाज़ा खटखटा भी नहीं सकती थी। अगर कोई सुन लेता तो क्या जवाब देती, इसलिए चुपचाप सो गई। सुबह भी वह रिधिमा के उठने से पहले उठकर तैयार हो गया था और नीचे चला गया था। वह जानबूझकर उससे बच रहा था ताकि रिधिमा से बात ना करनी पड़े। कुछ सोचकर वह नीचे उतरी कि आज तो सामने से ही बात करूंगी। आखिर गलती मेरी है तो मुझे ही पहल करनी चाहिए। वह अकेला ही नाश्ता करने बैठा था। वह भी उसके सामने वाली चेयर पर जाकर बैठ गई, पर उसने उसके बैठने का कोई नोटिस नहीं किया। वह चुपचाप खाना खाने में लगा रहा। रिधिमा ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उसके करीब जाकर उसके कानों में अपनी चूड़ियां खनकाई, पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया और चाय का कप अपने होठों से लगा लिया। अभी वह कुछ बोलने जा रही थी कि दादी जी आ गई, तो वह चुपचाप चेयर पर बैठ गई और नाश्ता करने लगी। दादी जी ने प्रशांत से पूछा, आज सवेरे सवेरे कहीं जाने की तैयारी है क्या? हाँ दादी माँ, वो गांव में अपनी नई फैक्ट्री में काम शुरू किया है, उसे जाकर संभालना है। अच्छा, तो कितने दिनों के लिए जा रहे हो? पता नहीं, वह तो काम पर निर्भर करता है, शायद महीने भर लग जाएं। अरे, तो रिधिमा को भी अपने साथ लेकर चले जाओ। दोनों को एक साथ वक्त बिताने का मौका भी मिल जाएगा और तुम अपना काम भी देख लेना। दादी जी की बात सुनकर रिधिमा मन ही मन बहुत खुश हुई। वह अभी कुछ बोलना ही चाहती थी कि प्रशांत ने कहा, अभी नहीं दादी माँ, अभी वहाँ कुछ दिक्कत है, मैं कुछ दिनों बाद इसे वहाँ बुला लूँगा। इस पर दादी जी ने कुछ नहीं कहा, पर रिधिमा समझ गई कि वह जानबूझकर नहीं ले जाना चाहता, इसलिए बस बहाने बना रहा है, पर वह कुछ कह भी नहीं सकती थी। प्रशांत ने नाश्ता किया और अपना बैग उठाकर दादी जी को प्रणाम करके चला गया। वह दरवाजे पर खड़ी बहुत देर तक उसकी गाड़ी को जाते हुए देखती रही, जब तक वह नज़रों से ओझल न हो गया। तो दोस्तों, आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िएगा। धन्यवाद।